हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदू और अदर स्मार्ट लर्निंग ऐप। मेरा नाम है अंकित श्रीवास्तव और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 1। सो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, यानी कि 1000 ईयर्स। कौन से 1000 ईयर की बात की जा रही है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप इसका मतलब समझो। कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं उन 1000 सालों में, जिसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। तो आइए जानते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। तो चेंजेस जाने से पहले आप सबसे पहले समझ लीजिए किस पीरियड की बात की जा रही है। पीरियड है हमारा 750 से लेकर के 1750, यानी 750 से लेकर के 1715 CE के बीच में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। क्या कुछ पॉलिटिकल चेंजेस, क्या कुछ सोशल चेंजेस, क्या कुछ कल्चरल चेंजेस, क्या कुछ इकोनॉमिकल चेंजेस देखने को मिले, वो सारा कुछ हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। देयर आर फ्यू टॉपिक्स टू बी डिस्कस टुडे, दैट आर न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, इसका मतलब क्या, यानी कि मेडिवल पीरियड में और मॉडर्न पीरियड में कुछ टर्मिनोलॉजीज थे जिनका मतलब मॉडर्न में और मेडिवल में बिल्कुल अलग था। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज पे डिस्कस करेंगे, वो टर्मिनोलॉजी किसने दिया वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, इतिहासकार और उनके थ्रू आए हुए सोर्सेज। कुछ सोर्सेज के बारे में जानेंगे जो कि हमारे हिस्टोरियंस ने कहीं कहीं से डिस्कवर किए हैं, ठीक है। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, कुछ पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट आपका रीजन एंड एम्पायर। देखिए मिडिवल पीरियड में इतना बात आप समझ जाओ कि काफ़ी बड़ा बड़ा रीजन और काफ़ी बड़े बड़े राजा उसके ऊपर आए, ठीक है। काफ़ी बड़ा बड़ा साम्राज्य आया, ठीक है ना। अब मैं आपसे बात करूं मुगल पीरियड, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मिडिवल पीरियड। मैं आपसे बात करूं तुगलक पीरियड, तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मिडिवल पीरियड। और भी बड़े बड़े डायनेस्टीज के बारे में आप लोग जानोगे। ओल्ड एंड न्यू रीजन्स, कुछ भारत में पहले के रीजन्स और अभी के रीजन्स क्या डिफरेंसेस है उसमें, वो हम लोग जानेंगे। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। अब देखिए टाइम और हिस्टोरिकल पीरियड्स, देखिए टाइम का हिस्ट्री के साथ बहुत ही अच्छा तालमेल होता है, क्योंकि देखिए टाइम के वजह से ही हम लोग पूरे हिस्ट्री को जानते हैं। ये टाइम जो है ये पूरे डिपेंडेंसी है पूरे हिस्ट्री का, यानी कि पूरा हिस्ट्री अगर डिपेंड करता है किसी पे तो दैट इज टाइम। तो आइए शुरू करते हैं और इन सभी टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, टॉपिक्स को समझने से पहले यहाँ पर दो मैप दिए गए हैं। अब ये दोनों मैप है क्या, ये आप जानो। देखिए स्टूडेंट्स, मैप 1, ये मैप 1 में आप लोग क्या समझ रहे हो। देखिए मैप 1 और मैप 2, देखिए मैप 2 का ये इनलार्ज इमेज है, ठीक है ना। मैप 2 का ये इनलार्ज इमेज है। तो आप लोगों को मैं जब इधर बताऊं तो आप लोग समझ जाना कि मैप 2 की बात हो रही है। अब देखिए सबसे पहले मैप 1 के बारे में आप लोग जानो कि ये कब बना, तो ये 1154 CE में बना। कब बना, 1154 CE में बना। 1154 CE में बना। और किसने बनाया, अरब जियोग्राफर अल इद्रिसी, अरब जियोग्राफर अल इद्रिसी। अल इद्रिसी ने इस मैप को बनाया। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं मैप 2 के बारे में। फ्रेंच कार्टोग्राफर, किसी एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने इस मैप की डिजाइनिंग की। कार्टोग्राफर क्या होता है, जो इंसान, अ मैन हु डिजाइंस मैप्स, दैट इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। अ मैन हु डिजाइंस मैप, दैट इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। अब देखो इसने 1720 में इस मैप को बनाया था। अब हम लोग समझते हैं कुछ डिफरेंसेस इन दोनों मैप के बारे में। आइए मैप 1 में आप देखोगे, ये देखिए ये है आपका श्रीलंका, ये है आपका श्रीलंका। क्या है, श्रीलंका, श्रीलंका। इस मैप में इस श्रीलंका को आपके नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में बताया गया है। इस मैप में श्रीलंका को आपके नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में बताया गया है। क्या ऐसा है, अगर आप अभी की बात करो तो अभी क्या मतलब आप कभी की भी बात करोगे तो श्रीलंका कभी नॉर्थ पे जा ही नहीं सकता, वो साउदर्न मोस्ट रीजन में। लेकिन यहाँ पर नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में बताया गया, तो एक तरीके से ये मैप पूरा आपका गलत है। यहाँ इंडिया का कुछ पार्ट यहाँ बताया गया, देखो ये साउदर्न मोस्ट रीजन है इंडिया का। क्या है, साउदर्न मोस्ट रीजन है ये इंडिया का, ठीक है ना।
अब हम लोग मैप 2 की बात करते हैं, तो आइए समझते हैं इस मैप 2 में। सो स्टूडेंट्स, इस मैप में आप देखोगे जैसा कि इसको फ्रेंच कार्टोग्राफर ने डिज़ाइन किया है, तो आपको यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा सकूँ तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, आई नो थोड़ा सा इमेज यहाँ पर स्कैटर हो रहा है, लेकिन थोड़ा समझो आप। ये देखिए कुछ यहाँ पर लिखा है, कुछ फ्रेंच लैंग्वेजेस में जितने भी यहाँ पर रीजन्स हैं उन सभी के बारे में लिखा गया है। सबसे पहले आपको एक ही चीज़ यहाँ दिख रही है और मुझे पता है क्या दिख रही है, इंडीज़। ये देखिए इंडीज़। सो इन फ्रेंच लैंग्वेज वी कॉल इंडिया इंडीज़। मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, INDES। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस मैप में आपको इंडिया के रीजन के बारे में पूरी डिटेल में यहाँ दिया गया है। और देखिए यहाँ पे श्रीलंका आप देख सकते हो, तो ये आपका साउदर्न मोस्ट रीजन में बिल्कुल करेक्ट। इधर आपका अंडमान निकोबार आइलैंड बिल्कुल करेक्ट। आप इधर बात करोगे बे ऑफ बंगाल, ये देखिए अब यहाँ पे बे ऑफ बंगाल को यहाँ पे कुछ GOLFE दे बंगाल में लिखा गया है। ये एक फ्रेंच लैंग्वेज है, ये देखिए GOLFE DEBENE, इस तरीके से कुछ यहाँ पे लिखा गया है। तो ये पूरा फ्रेंच कार्टोग्राफर ने डिज़ाइन किया, तो जाहिर सी बात है वो लोग अपने ही लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ करेंगे। सो दोनों मैप में हम लोगों ने डिफरेंसेस को समझा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा पहला टॉपिक है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। तो जैसा कि मैंने आपको जब बताया था, जब मैं आपको ब्रीफ दे रहा था, सो न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी क्या, देखिए कुछ वैसे वर्ड्स लाए गए जो कि जिनका मतलब मेडिवल पीरियड में और मॉडर्न पीरियड में बिल्कुल ही अलग था। वो वर्ड्स क्या थे, आइए एक बार उस पर नज़र डालते हैं। पहला वर्ड आपका स्टूडेंट्स है हिंदुस्तान। पहला वर्ड है आपका हिंदुस्तान। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस टर्म को सबसे पहले आप यूज़ किया था मिनहज ई सिराज ने। मिनहज ई सिराज ने इस टर्म को सबसे पहले यूज़ किया था मिनहज ई सिराज ने। लेकिन इसका मतलब उसने कुछ अलग बताया हिंदुस्तान को। जैसे कि हम लोग अगर मेडिवल पीरियड की बात करें, इन मेडिवल पीरियड, तो उसने मेडिवल पीरियड में क्या बताया कि हिंदुस्तान सिर्फ नॉर्दर्न मोस्ट इंडिया का एक रीजन है। नॉर्दर्न मोस्ट इंडिया में कौन कौन सा रीजन, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, या फिर उसके बगल में से और भी जो नदियाँ निकल रही हैं, झेलम हो गई, सतलज हो गई, फिर आपके इंदस हो गई, तो उन सभी रीजन्स को मिला करके उसने बोला कि यही हमारा हिंदुस्तान है। और उसमें उसने गंगा यमुना को भी ऐड करा था। तो उसने कहा कि यही आपका क्या है, हिंदुस्तान है। लेकिन ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। हम जब हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में इंडिया का नाम आता है, यानी कि पूरा रीजन, नॉर्दर्न मोस्ट रीजन मिला लो, साउदर्न मोस्ट रीजन मिला लो, ईस्ट रीजन मिला लो, या फिर आप वेस्टर्न रीजन मिला लो, तो सबको मिला करके हमारा भारत बनता है। और तो और 1947 में तो इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया। तो आप जान लो कि इंडिया के साथ पाकिस्तान भी पहले उसी रीजन में था। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सब उसी रीजन में, पूरे हिंदुस्तान में ही कवर होते थे। लेकिन कुछ वैसे परिस्थितियां आई, कुछ वैसा हुआ जिसके वजह से वो लोग अलग हो गए। तो अभी हमारे पास जो रीजन है वो आप सभी जानते हो। तो ये दरअसल रॉन्ग टर्मिनोलॉजीज थी। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं, फॉरेनर एक वर्ड आया जिसका मतलब मेडिवल पीरियड में और मॉडर्न पीरियड में बिल्कुल ही अलग बताया गया। मेडिवल पीरियड के लोग जानते थे कि फॉरेनर क्या होता है, वो किसी दूसरे गांव का आदमी। मैं यहां लिख देता हूं, अनदर विलेज, अनदर विलेजर बोल दो, अनदर विलेजर, यानी कि अपने गांव से हट करके किसी दूसरे गांव का निवासी, वही कहलाता था फॉरेनर। या फिर उसका एक और नाम था, उसको स्ट्रेंजर के नाम से भी जाना जाता था। फॉरेनर का मतलब यहाँ पे स्ट्रेंजर भी बोला जा रहा है। सो स्ट्रेंजर के नाम से भी जाना जाता था, या फिर कोई अननोन आदमी। लेकिन क्या मॉडर्न पीरियड की अगर आप बात करो तो फॉरेनर का मतलब ये होता है
फॉरेनर का मतलब ये होता है, फॉरेनर का मतलब ये है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर फॉरेनर की बात जब भी आती है तो हम लोग जानते हैं कि हमारे देश से हट करके किसी दूसरे देश का इंसान वो कहलाता है फॉरेनर, यानी कि टूरिस्ट। ठीक है, सो टूरिस्ट, प्रवासी, यही कहलाते हैं फॉरेनर। तो मॉडर्न और मिडिवल पीरियड कुछ वैसे टर्मिनोलॉजीज थे जो बिल्कुल ही अलग थे। ठीक है ना, सो इन दो वर्ड्स को आप लोग याद करके चलोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखो, यहाँ एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, मॉडर्न पर्शियन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मेडिवल पर्शियन। हाँ, सो मॉडर्न पर्शियन डिफरेंट है ना मेडिवल से। आप यहाँ एक दो वर्ड ही देख लिए। अब ये देखो, मिन हिज ई सिराज है, तो ये क्या था? एक क्रॉनिकलर था। तो यूजुअली ये जो इस नाम के लोगों को आप देखोगे ना, तो ये यूजुअली अरेबिक या फिर पर्शियन लैंग्वेज में ही लिखते हैं। तो इसने एक लैंग्वेज में लिखा हिंदुस्तान, इस लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में, और उसका मतलब आपका बिल्कुल ही अलग हो गया। सो मेडिवल से मॉडर्न पर्शियन का बिल्कुल ही तालमेल नहीं रहा, कुछ अलग मीनिंग कर दिया उसका। सो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। अब देखो, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, देखो आज के डेट में जब हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम लोग जो भी कुछ भी पढ़ रहे हैं तो दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ सोर्सेज वी हैव गॉट फ्रॉम दी पास्ट। ठीक है, सो हमारे हिस्टोरियंस ने कुछ वैसे अपने सोर्सेज से सारा कुछ पता किया कि पास्ट में चलता क्या था, कौन कौन सी चीज़ें हमारे इंडिया में चली। अब सोचो ना, स्टोन एज से लेकर के हम लोग इस पीरियड तक पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना कि कुछ उस समय का एविडेंस रहा होगा। ठीक है, कुछ एविडेंस रहा होगा, कुछ इक्विपमेंट्स होगा, कुछ टूल्स होंगे उस समय के, एक्सकेवेट किए गए उन सभी चीज़ों को, और फिर हम लोग आज उसको पढ़ रहे हैं। हुआ क्या कि देखो, जब एंशिएंट और मिडिवल में यहाँ कुछ डिफ्रेंशिएशन देखने को मिला, कुछ वेरिएशन देखने को मिला। कुछ ऐसा हुआ कि देखो, एंशिएंट पीरियड में कुछ चीज़ें थी जो कि मिडिवल पीरियड में रोक दी गई, कुछ एंशिएंट पीरियड में वैसा कल्चर चल रहा था जो कि मिडिवल पीरियड में रोक दिया गया। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो देयर आर ह्यूज कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी took place in different sections if we talk about the ancient history and the medieval history। तो क्या क्या चीज़ों को कंटिन्यू किया गया, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री में जो चल रहा था वो मेडिवल हिस्ट्री में चला, और क्या क्या चीज़ें चली, किन किन चीज़ों को वापस से चलाया गया। कॉइन्स, स्टूडेंट्स हमने हिस्ट्री में बात करी है एंशिएंट हिस्ट्री में कि कॉइन्स में एक एग्जांपल है लो गोल्ड कॉइन्स को। तो ये किसने लाया था? तो कनिष्क ने लाया था ना, बहुत ही महान रूलर कनिष्क लेकर के आया था गोल्ड कॉइन। तो उस कॉइन्स का ट्रेंड आपके मेडिवल में भी देखने को मिलेगा। आप जब इल्तुतमिश के बारे में पढ़ोगे तो वो कुछ कॉइन लेकर के आया था, वो आप लोग जानोगे। फिलहाल के लिए अभी ये सरप्राइज है, ठीक है ना। फिर इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख। देखो राजा महाराजा क्या होते थे कि जब अपना कोई वॉर जीतते थे तो वो लोग एक इंस्क्रिप्शन के तौर पे उसको कहीं पे रखवा देते थे, मतलब कि याद के तौर पे कि हमने, हाँ जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अशोक ने कलिंग का युद्ध जीता, अशोक ने कलिंग का युद्ध जीता। तो ये हम लोग कैसे जान रहे हैं? उसने किसी अभिलेख में, किसी इंस्क्रिप्शन में इसको लिखवाया था कि कलिंग में उसने युद्ध जीता और कितनों के सर काटे, वो सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। आप बात करो उसी के एक और युद्ध की बात कर लो, श्रीनगर को उसने बसाया। सो उस रीजन में उसने 100 हजारों के सर काट दिए थे जाकर के। तो वो सारा कुछ हम लोग को कौन बताएगा? क्या वो उस समय का आदमी आएगा बताने के लिए कि हाँ अशोक ने ऐसा ऐसा काम किया? नहीं, उसने कुछ एविडेंस के तौर पे एक इंस्क्रिप्शन बनवाया जिससे हम लोग सारा कुछ जानते हैं। और भी राजा महाराजा हुए, है ना, और भी राजा महाराजा हुए जो कि अपने इंस्क्रिप्शन लिखते थे, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं आर्किटेक्चर। अब देखो हमने पहले समझा कॉइन्स के बारे में, दूसरे में इंस्क्रिप्शंस के बारे में, अब हम समझेंगे आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है ना। सो आर्किटेक्चर क्या, यानी कुछ मॉन्यूमेंट्स, कुछ टेम्पल्स, कुछ बिल्डिंग्स, कुछ राजा महाराजा ने बनवाई थी जो कि आज की डेट में यादगार है, मेमोरी के तौर पे हमारे पास अभी भी है। क्यों बनाते थे वो लोग? अब देखो एंशिएंट हिस्ट्री में भी आप देखोगे, मिडिवल हिस्ट्री में भी देखोगे, तो दोनों में आपको आर्किटेक्चर का ट्रेंड देखने को मिलेगा, ठीक है ना।
जैसे कि अगर मैं एंशियंट हिस्ट्री की बात करूं, सो गुप्त पीरियड में एक राजा है, उसने क्या किया कि उसने अपने जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में एक लेक का जिक्र किया है, एक लेक का जिक्र किया है। और लेक ही नहीं, उसने कुछ टेम्पल्स भी बनवाए थे, ठीक है ना, कुछ टेम्पल्स बनवाए। अगर आप गुप्त पीरियड की बात करोगे ना, तो पूरा तो ये आपका भारतीय संस्कृति को के उद्यापन में, भारतीय संस्कृति को और राइज अप करवाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। और उसमें काफ़ी टेम्पल्स का निर्माण किया गया। अगर दूसरे किसी डायनेस्टी की बात करो, अगर मान लो कि कोई दूसरा डायनेस्टी है, तो वो कुछ अलग टाइप का आर्किटेक्चर, कुछ अलग टाइप का स्ट्रक्चरल मोन्यूमेंट्स वो लोग बनवाए, जिसका आप लोग एग्जाम्पल मेडिवल में भी देखने को मिलेगा, आप लोग को मेडिवल में भी देखने को मिलेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, अकबर। अकबर क्या क्या बनवाए आप लोगों को पता होगा, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी आफ्टर विनिंग गुजरात बैटल, आप लोग पढ़ोगे आगे इस चैप्टर में, लेकिन मैं थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। गुजरात का बैटल जीतने के बाद उसने फतेहपुर सिकरी का निर्माण कराया, उसने काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स का निर्माण कराया, ठीक है। हुमायूं की बात करो तो हुमायूं टॉम, ठीक है। आप अगर ताजमहल देखो तो ताजमहल शाहजहां बनवाए। तो कुछ यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि कुछ आर्किटेक्चर को का ट्रेंड अभी भी चलाया जा रहा है, याद के तौर पे, ठीक है। आर्किटेक्चर एंड मॉन्यूमेंट्स लिख देता हूँ मैं, आप लोग बोलोगे सर सिर्फ आर्किटेक्चर ही बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, तो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स को आप रिलेट कर सकते हो इस इंस्क्रिप्शन से, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स को आप इस इंस्क्रिप्शन से रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना, कुछ इससे आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। सो किन किन चीज़ों की कंटिन्यूटी की गई, अब हम लोग देखेंगे कि डिसकंटिन्यूटी क्या, और डिसकंटिन्यूटी की रिप्लेसमेंट में जो चीज़ें डिसकंटिन्यू की गई उनके रिप्लेसमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आई। तो आइए देखते हैं। डिस्प्लेसिंग अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज। अब देखो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, बार बार इस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स को ही क्या किया जाने लगा, बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यू किया जाने लगा। क्योंकि ये देखो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स क्या है, ये ऐसा चीज़ है ना कि ये कभी मिटाया नहीं जा सकता। अगर कुछ लिखा है तो आप उसके जगह पे कुछ नहीं, दूसरा नहीं लिख सकते। मैं यहाँ पर लिख दिया, मान लो अपना नाम लिख दिया अंकित, तो क्या अगर मेरे अलावा यहाँ पर कोई इसको दूसरा नाम यहाँ पे लिख सकता है क्या? क्या यहाँ पे शुभम लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। इसको इसी पे लिखना है तो नहीं लिखोगे ना। सो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स का ट्रेंड ज़रूरी था और इसीलिए इसको आगे बढ़ाया जाने लगा, ठीक है ना, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। अब देखो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स जब बढ़ने लगे, सो जाहिर सी बात है टेक्स्ट आप दीवार पे तो लिखोगे नहीं, ऐसे दीवार पे तो लिखोगे नहीं। पुराने ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में, कब अर्ली मैन के ज़माने में लिखा करते थे लोग उसको स्टोन एज में कि हाँ क्या क्या है। नहीं, हम लोग मेडिवल की बात कर रहे हैं यार। तो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स को क्या किया जाने लगा, अब उसको पेपर पे लिखा जाने लगा। सो इसके वजह से क्या हुआ कि पेपर का डिमांड बढ़ने लगा, पेपर का डिमांड बढ़ने लगा। और इसी समय आप देखोगे तो पेपर क्या होने लगा, काफ़ी चीप होने लगा, काफ़ी यहाँ पर चीप होने लगा। सो एक दूसरे से सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, ठीक है ना। क्या चीज़ें कंटिन्यू की गई, क्या चीज़ें डिसकंटिन्यू की गई और उनके जगह पे क्या लाई गई, और उनके जगह पे जो लाई गई फिर उनमें क्या बदलाव हुआ, क्या उनका डिमांड बढ़ा, क्या उनका डिमांड घटा। सो वही कुछ तो पढ़ना है, वेरी सिंपल। अब देखो यहाँ पर एक टर्म आपको देखने को मिलेगा, मैन्यूस्क्रिप्ट। सो जैसा कि आप लोग जानते हो, मैन्यू मतलब सेल्फ, मेनू मतलब सेल्फ और स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट मतलब नोट्स बोल दो, लेख लिख दो, बोल दो नोट्स लिखते हैं। सो मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी कि सेल्फ रिटन नोट्स, सेल्फ रिटन स्क्रिप्ट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स के बारे में। सो उन टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स को तो खुद ही से लिखते थे ना, कि कहीं पे प्रिंट करवाते थे। क्या उस समय फोटोकॉपी का ज़माना था या फिर प्रिंटर का ज़माना था या फिर सिस्टम था उस समय? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग खुद से लिखते थे। और क्या क्या लिखते थे, मान लो कि राजा महाराजा है तो वो अपने जीत की
पूरा उसमें डालेगा, पूरा मेमोरी होगी उसमें जीत की उसकी, वही सब होगा। और अगर मान लो कि कोई प्रीस्ट हैं तो वो क्या करेंगे, पूरे धार्मिक चीज़ों को उसमें डालेंगे। जैसे कि आप वेद पढ़े होंगे क्लास 6 में, तो उसमें क्या लिखा गया है, सारे वेदों का वर्णन किया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सभी वेदों का उसमें वर्णन किया गया। तो यही सब कुछ स्क्रिप्ट्स उसमें बनाए जाते थे, तो उन्हीं को हम लोग बोलते थे मैन्यू स्क्रिप्ट। ठीक है, सो मैन्यू स्क्रिप्ट कुछ नहीं है, ये सेल्फ रिटन नोट्स है सिर्फ, ठीक है, जो कि डिफरेंट कम्युनिटी लिखती थी। अब देखो, इसके वजह से काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाता था। अभी मान लो कि तुमको समुद्रगुप्त के बारे में जानना है, समुद्रगुप्त के बारे में जानना है, तो तुमको समुद्रगुप्त के बारे में अगर जानना है तो तुम्हारे पास क्या, तुम गूगल पे डालोगे तो मिलेगा तुमको, लेकिन उस गूगल पे भी कहाँ से आया, उस गूगल पे आया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैन्युस्क्रिप्ट। यानी कि उस समय जो उसका पोएट रहा होगा, जो पोएट उसका उस समय रहा होगा, तो उसमें उसने उसके बारे में पूरा डिटेल दिया होगा। अब ये बताओ, क्या एक उस समय जो छोटा मोटा किसान रहा होगा या फिर कोई छोटे कम्युनिटी का आदमी रहा होगा तो उसका तुमको स्क्रिप्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना पैसा उसके पास नहीं था ना कि वो अपना स्क्रिप्ट अलग से लिखवा। और क्यों लिखवाएगा, क्या उसने ऐसा महान काम किया था? तो राजा महाराजा को का आपको मैन्युस्क्रिप्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो हमने मैन्युस्क्रिप्ट को समझा। अब देखो, ये कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा जाने लगा। सो अगर मिडिवल पीरियड की मैं आपसे बात करूं, सो ये आपके पर्शियन और अरेबिक में, पर्शियन और अरेबिक में सबसे ज़्यादा ये आपके पर्शियन और अरेबिक में लिखा जाने लगा। क्योंकि देखो, मेडिवल पीरियड की जब आपसे मैं बात करूंगा ना, तो मोर देन हाफ मेडिवल पीरियड इज टोटली बेस्ड अपॉन दी मुस्लिम कम्युनिटी। मैं अगर आप शुरू से उठा लो, मोहम्मद घोड़ी से लेकर के लास्ट इब्राहिम लोदी तक के ट्रेंड को उठा लो, ये दिल्ली सल्तनत के पार्ट हुए। मोहम्मद घोड़ी तो शासन नहीं किया, उसके जगह पे उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को भेजा, वो आप लोग समझोगे आगे। तो उस समय से लेकर के आप इब्राहिम लोदी तक को उठा लो, तो सारे ने क्या, सारे क्या थे, कोई अफगानिस्तान से, कोई पाकिस्तान से, कुछ वही सब रीजन के लोग आते थे, ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं था। तो वो सब क्या जानते थे, दो लैंग्वेज जानते थे, एक पर्शियन और एक अरेबिक। तो उनसे जाहिर सी बात है, उनसे जुड़े हुए भी जो लोग होंगे, जो उनके पोएट्स होंगे, वो सब यही जानते होंगे, है ना। सो पर्शियन एंड अरेबिक लैंग्वेज का ट्रेंड यहाँ पे बढ़ा और मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखी जाने लगी वो आपके पर्शियन और अरेबिक में। इस पिक्चर को आप देख सकते हो। इस पिक्चर को देखोगे तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पर पर्शियन या फिर अरेबिक लैंग्वेज का यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। सो एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग इस पिक्चर को मेमोराइज कर सकते हो। पहले विजुअलाइज करो, फिर मेमोराइज करना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब देखिए, हुआ क्या ना कि कुछ मिडिवल पीरियड में काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि बात की गई है यहाँ पे सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स, कुछ समाज से जुड़े हुए लोगों को देखोगे आप, और कुछ राजनीतिक यानी कि राजतंत्र, इन सभी चीज़ों से आप जुड़े हुए लोगों को देखोगे। पॉलिटिकल में क्या, वो राजा महाराजा अपना शासन काल बढ़ाते हैं, वही वो आपका पॉलिटिकल ग्रुप्स, ठीक है ना। या फिर उनके मंत्री संतरी। अब फार्मर की बात करोगे तो क्या वो पॉलिटिकल ग्रुप में आएगा? नहीं आएगा, माइनर ग्रुप में आएगा। देखो, अब इन ग्रुप्स ने कुछ चीज़ों को मिडिवल पीरियड में लाया, तो वो चीज़ें क्या थी, कुछ डिवाइसेस का यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा आपसे। सबसे पहले पर्शियन व्हील, सबसे पहले पर्शियन व्हील को यहाँ पर लाया गया, कब? मिडिवल पीरियड में। सो पर्शियन व्हील, पर्शियन व्हील कहाँ है आपका? ये देखो, इस पिक्चर में देखो। इस पर्शियन व्हील का मतलब क्या है, जैसा कि आप इस सेंटेंस से समझ सकते हो, इरिगेशन, इरिगेशन। सो इरिगेशन कहाँ यूज करते हैं? सो एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, है ना, ठीक है। तो जब कभी किसी बहुत बड़े लैंड के टुकड़े को आपको वाटरिंग करना हो तो आप लोग इरिगेशन टर्म वहाँ पे यूज करोगे, ठीक है। सो इस पर्शियन व्हील का यूज कहाँ किया जाने लगा? इरिगेशन में। सो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा उस समय के फार्मर्स के लिए, क्योंकि उतने बड़े रीजन पे पानी पूरे को देना है तो फिर कितना मुश्किल हो सकता है, आप समझ सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रही और काफ़ी अच्छी रही, मैं कहूँगा। नेक्स्ट इन्वेंशन आपका हुआ आपका स्पिनिंग व्हील। अब ये देखो स्टूडेंट्स,
स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, इस टर्म पे आप नोटिस कीजिएगा, इस टर्म को नोटिस कीजिएगा, ये वीविंग, ये वीविंग क्या है? आपने क्लास 6 में ही पढ़ा होगा वीविंग के बारे में, साइंस में। वीविंग क्या था? ये वीविंग कुछ नहीं है, काफ़ी सिंपल है। यान से फैब्रिक, यान से फैब्रिक को बनाने का प्रोसेस ही कहलाता है आपका वीविंग। और जो चीज़ उसमें यूज़ की जाती, जो डिवाइस उसमें यूज़ किया जाता है, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ स्पिनिंग व्हील, दैट इज़ स्पिनिंग व्हील। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये है आपका स्पिनिंग व्हील। ये देखो, ये आपका यार्न रॉ मटेरियल यहाँ पे आएगा और फाइनल प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट आपके फैब्रिक के तौर पे वहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। सो ये देखो, कुछ चरखा टाइप का ये लग रहा है। सो यही आपका स्पिनिंग व्हील। नेक्स्ट डिवाइस आप देखोगे, फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। अब देखो, इस मेडिवल पीरियड में आप देखोगे ना, काफ़ी मारकाट हुआ है, मतलब काफ़ी राजा आए, काफ़ी का खून बहा, काफ़ी ज़्यादा इसमें वायलेंस हुआ है। तो इन सब में वो लोग ऐसा तो नहीं है हाथ से लड़ते होंगे, उन लोगों को क्या चाहिए होता होगा? वेपन चाहिए होता होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ वेपन्स आपके दिए गए हैं, और देखिए काफ़ी पॉइंटेड वेपन्स हैं ये सब। देखिए, ये सारे वेपन्स का यूज़ किया जाता था मेडिवल पीरियड में। आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए, और हो सके तो इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मेडिवल पीरियड में कुछ डिवाइसेस को लाया गया और वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित हुई, काफ़ी ज़्यादा उनका एडवांटेज देखने को मिला यहाँ पर, ठीक है। सो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक को जानने से पहले कुछ इसमें और चेंजेस को आप लोग जानो। वो चेंजेस क्या है? सो देखो, मैंने आपको बताया अभी कि मेडिवल पीरियड में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आप बोर्ड पे देख सकते हो, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। सो कुछ इन चेंजेस को आपको देखने को मिलेगा। इकोनॉमिकल में कैसा? यानी कि इकोनॉमिकल रिलेटेड टू मोनेटाइजेशन, यानी कि कुछ आपके पैसे में, कुछ करेंसी में बदलाव हुआ होगा, कुछ कॉइन्स में डेवलपमेंट हुआ होगा, कुछ चेंजेस आए होंगे उसमें। नेक्स्ट में पॉलिटिकल। अब देखो, जब कहीं पॉलिटिकल दिमाग में आए ना, तो हमेशा राजा महाराजा को याद करो, क्योंकि ये पॉलिटिक्स उन्हीं की है। आज के डेट में हमारे नेता पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन पहले के काल में राजा महाराजा करते थे। अब आप देखोगे, दिल्ली सल्तनत की बात करोगे, तो उस दिल्ली सल्तनत में पूरे ये आपका क्लास 7 का हिस्ट्री जो है ना, ये दिल्ली सल्तनत और मुग़ल पीरियड पे ही बेस्ड है, ठीक है। सो इसमें आप देखोगे कि काफ़ी राजा आएंगे और काफ़ी राजा जाएंगे, काफ़ी राजा आएंगे और काफ़ी राजा जाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, ठीक है ना। अब देखो, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, कुछ सामाजिक चेंज आएंगे। अब जरूरी तो नहीं है कि हमेशा मारकाट ही होगा हर जगह पे, नहीं, कुछ सोशल लोग भी आएंगे, कुछ पंडित पुरोहित महान लोग आएंगे, कुछ मुस्लिम में बात करोगे, कुछ सूफी लोग आएंगे, ठीक है ना, कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज आएंगे, ठीक है। तो यही सब कुछ सोशल ग्रुप में ये लोग रहेंगे। कल्चरल चेंज देखने को मिलेगा, कुछ कल्चर में बदलाव होगा। अब हिंदू है तो हिंदू से मुस्लिम कल्चर होगा, मुस्लिम से फिर आपका क्रिश्चियन कल्चर होगा। तो इन कुछ कल्चर्स में आपके चेंजेस, कुछ वेरिएशन देखने को मिलेंगे। देखो, ये तो बात की हमने कुछ चेंजेस के बारे में। अब कुछ फूड एंड बेवरेजेस को यहाँ पर लाया गया, कुछ फूड एंड बेवरेजेस का यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया गया। सबसे पहले उसमें था पोटैटो, नेक्स्ट आपका कॉर्न, नेक्स्ट चिली, टी एंड कॉफ़ी, यानी कि चाय और कॉफ़ी, फिर यहाँ चिली, फिर ये कॉर्न, फिर ये पोटैटोज़। तो इन सभी चीज़ों को इंडिया में लाया गया। सो पोटैटोज़, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी, इन सबको कब लाया गया? सो आप लोग बात करोगे तो बोलोगे मिडिवल पीरियड। सो अब उसके बाद ये दो चीज़ें तो हम लोग समझी। आप लोगों ने मोबिलिटी, आपने माइग्रेशन का नाम सुना होगा, सुना ही होगा, माइग्रेशन। क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ते हो तो माइग्रेशन काफ़ी कॉमन लगेगा, ठीक है ना। माइग्रेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ
people from one region to another region in search of food, shelter and occupation. So movement of peoples in from one region to different regions, that is called migration. In search of what? Food, shelter, occupation. So मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, फूड, शेल्टर एंड ऑक्यूपेशन। इन्हीं सब रीजन्स के वजह से मोबिलिटी होती थी। अब देखो, मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बाढ़ आ गया, सो सब कुछ वहाँ पे फ्लडिश हो गया, तो वो वहाँ के लोग क्या करेंगे? जो लोग बच गए हैं, कुछ लोग मारे जाते हैं, कुछ लोग बच जाते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? अपने शेल्टर को दूसरी जगह लेकर के जाएंगे। फिर जो उनका ऑक्यूपेशन उस जगह पे चल रहा था, उसी को शायद वो दूसरी जगह डेवलप करेंगे या फिर किसी दूसरे ऑक्यूपेशन में चले जाएंगे। ठीक है। अब देखो, राजपूत बिकम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड। देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है। सो बी फोकस ऑन द बोर्ड। राजपूत बिकम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड। देखो, इस पीरियड में वैसे तो आपको मेनली देखने को मिलेगा कि अफगानिस्तान से राजा महाराजा आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, लेकिन कुछ टर्की से आ रहे हैं। लेकिन मैं अगर भारत की बात करूं, सो राजपूत यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाने लगा। ऐसा माना जाता था ना कि ये जो राजपूत है, ये राजपूत एक्चुअली नहीं था, ये आपका था राजपुत्र। क्या था? राजपुत्र, यानी कि राजा महाराजा के पुत्र, यानी कि सन। तो राजा महाराजा के सन, ये लोग मतलब इस नाम से बताया जा रहा है कि इस नाम से सिंबलाइज किया जा रहा है कि ये लोग शुरू से ही बहुत ही शोहरत है इन लोगों के पास, बहुत ही ज़्यादा ठाट बात है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब राजा का बेटा है तो वो तो पावर में रहेगा ही ना। सो इस पीरियड में राजपूत बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गए। उसमें भी क्षत्रिय, ये किस कम्युनिटी में आते थे? ये जो राजपूत थे ये किस कम्युनिटी में आते थे? सो क्षत्रिय में। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपसे बात करूँगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सब डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है ना, जिनका वेदों में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे कास्ट बांटा, कास्ट सिस्टम को लाया गया है। उसी के बेसिस पे कास्ट सिस्टम को लाया गया है। कौन राजपूत है, कौन ब्राह्मण है, कौन वैश्य है, इन सभी कास्ट को यहाँ पर लाया गया है। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर आपको एक टर्म देखने को मिल रहा होगा, शिवैलरिक कोड। शिवैलरिक कोड, ऐसा माना जाता था। देखो, शिवैलरिक कोड क्या है वो तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप पहले समझ जाओ। ऐसा माना जाता था कि ये जो राजपूत रूलर्स हुआ करते थे ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे, मतलब काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हुआ करते थे। यानी कि इनका जो शिवैलरिक कोड था वो काफ़ी हेल्दी एंड वेल्दी था। अब शिवैलरिक कोड क्या है ये समझो। Chivalric code of conduct, extreme valor and a great sense of loyalty were the qualities of Rajput। जैसे कि मैंने आपको बताया कि extreme valor and great sense of loyalty, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा लॉयल हुआ करते थे। ये काफ़ी ज़्यादा लॉयल हुआ करते थे और काफ़ी ज़्यादा धन संपत्ति हुआ करती थी इनके पास। काफ़ी ज़्यादा धन संपत्ति हुआ करती थी, काफ़ी ज़्यादा इन लोगों के पास ठाट बाट होता था, काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये लोग पावरफुल होते थे। ठीक है ना। और इन लोगों में सबसे इम्पोर्टेंट बात, जोश। सबसे ज़्यादा मतलब अगर किसी फील्ड में किसी लड़ाई को ये लोग लड़ रहे हैं और सामने वाला जान जाए कि राजपूत रूलर है, तो वो पहले ही डर जाएगा, क्योंकि भाई राजपूतों की आन बान शान पे कोई कुछ होना नहीं चाहिए। उस समय के राजपूत काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते थे, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते थे। ऐसा आज की डेट में आप नहीं देखोगे, लेकिन अभी भी आप देखोगे राजपूत कम्युनिटी में अगर शादी होती है तो वहाँ पे आपको राइफल चलते हुए मिलेगा। ये सब शान है, मतलब शुरू